नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद सब बेहतर तरीके से हम पढ़ चुके हैं। लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को समझ के गानों के साथ रटने की पूरी कोशिश की है। आज हमारी जो क्लास होगी वो प्रयोगवाद पे होगी और प्रयोगवाद आपको बेहतरीन तरीके से अभी तक जैसा सोचा नहीं होगा उस प्रकार से आपको प्रयोगवाद में पढ़ाऊंगा। रचनाएं याद नहीं होती हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, देखते हैं आप रचनाएं भूल के दिखाइए। ठीक है, तो हमारे साथ आने वाले सेशन में एक जो समय है इसका आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। आप कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेकर जाएंगे। ठीक, और एग्ज़ाम सब नज़दीक में लगे हुए हैं तो क्यों ना हम थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, प्रयोगवाद, इससे पहले हम प्रगतिवाद को आराम से पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो क्लास होगी वो प्रयोगवाद पे होगी। ठीक है, प्रयोगवाद सन 1943 में, याद रखना 1943 ईस्वी में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया जो कि वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। ठीक है, प्रयोगवाद के रूप में यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवादी रचनाएं देखो कौन कौन सी प्रयोगवादी रचनाएं। शीर्षक निबंध में आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी, कौन? आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोगवाद को याद रखना, बैठे ठाले का धंधा, इंपॉर्टेंट है। बैठे ठाले का धंधा, बैठे ठाले का धंधा, बैठे ठाले का धंधा, बैठे ठाले का धंधा, बैठे ठाले का धंधा कहा था। इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रयोगवाद पर निम्नलिखित विचारधारा एवं घटनाओं का प्रभाव भी देखा जा सकता है। देखते हैं कौन कौन सा। एक तो है प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का द्वितीय विश्व युद्ध और अस्तित्ववाद का फ्राय, याद रखना कौन कौन से। एक तो अगर प्रतीकात्मक रूप से किसका देखा जाए तो गांधीवाद का इस पे प्रयोग जो है प्रभाव है इस पे प्रयोगवाद पे। दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1944 से 48 के बीच में, 44-48 या 39-44 था। ठीक है, वो द्वितीय विश्व युद्ध और अस्तित्ववाद का, अब फ्रायड के जो फ्रायड का एक मनोविश्लेषणवाद है, इनका सब का प्रभाव प्रयोगवाद पे दिखता है आपको। टी.एस. इलियट के जो है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है, उसका भी प्रभाव इसी पर आपको दिखता है। फ्रांस के प्रतीकवाद आंदोलन का, याद रखना, फ्रांस के प्रतीकवाद का जो है आंदोलन का प्रभाव इस पर नजर आता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और है वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, याद रखना, वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, नवीन राहों का अन्वेषण, इंपॉर्टेंट है, नवीन राहों का अन्वेषण, व्यक्तिकता, क्षण की महत्ता, यौवन चेतना की प्रबलता और शहरी प्रेम दृष्टि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आप इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। प्रयोगवाद की अगर कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ अगर बतानी होंगी आपको तो कौन कौन सी होंगी, देखो। एक तो होगी वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, यानी विचारों का इसमें निषेध बहुत किया गया, जो प्रतिबद्धता थी। नवीन राहों का अन्वेषण बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। नई राहों को अन्वेषण मतलब खोज, रिसर्च। और व्यक्तिकता, जो व्यक्तिकता से संबंधित है, जैसे आ गए प्रेमवत की इस कंबली गुफा के, राजा ने कहा कृत कृत्वा में तात, पधारे आप लघु संकेत समझ राजा का, लाए असाध्य गढ़ दौड़े लाए असाध्य पीड़ा। क्षण की महत्ता, एक एक क्षण की महत्ता, आओ हरी घास पर बैठ के क्षण भर। यौवन चेतना की प्रबलता, यौवन चेतना की प्रबलता इसमें दिखती है। शहरी प्रेम की दृष्टि भी इसमें दिखती है। प्रयोगवाद की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ इसमें दिखती हैं। प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से याद रखना मध्यवर्गीय, कौन? मध्यवर्गीय समाज का चित्रण है। किस वर्ग का? मध्यवर्गीय समाज के चित्रण है। इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि अज्ञे ने कितने सप्तकों का प्रकाशन किया, तो 4 सप्तकों का। इंपॉर्टेंट है, अज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रयोग जो है प्रकाशन किया था। एक तो तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। क्या कहा है? राहों का अन्वेषी। इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवादी जो कविता हैं उन्हीं को क्या कहा है? राहों का अन्वेषी।
क्या कहा है बच्चा? राहों का अन्वेषी कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रयोगवाद की विशेषताएं भी देखते हैं हम लोग कौन कौन सी। एक तो है आपकी कौन सी? बौद्धिकता का प्राधान्य, यानी बौद्धिकता सबसे ज़्यादा प्रधान है। उपमानों की नवीनता, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, यथार्थवाद का आग्रह, साधारण विषयों का निरूपण, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, निराशावाद, इंपॉर्टेंट है सर। भाषा में प्रयोग, क्या है? भाषा में प्रयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, कौन कौन से? एक तो बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, यथार्थवाद का आग्रह, साधारण विषयों का निरूपण, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, निराशावाद और भाषा में प्रयोग, इंपॉर्टेंट है। आगे इस काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद नाम का समर्थन नहीं करते, इसका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सप्तक में लिखा है? तो दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। क्या लिखा है? बहुत अच्छी बात लिखी है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, जितना हमें कवितावादी कहना, इंपॉर्टेंट है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है, इंपॉर्टेंट है। अज्ञे ने, इंपॉर्टेंट, अज्ञे ने दूसरे सप्तक में आत्मा अन्वेषण, याद रखना, आत्म अन्वेषण, किस सप्तक में? दूसरे सप्तक में आत्म अन्वेषण पर बल दिया है। दूसरा सप्तक है उसी पे आत्म अन्वेषण पर बल दिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों के मत देखो क्या क्या है। विद्वानों के मत कि प्रयोगवादी जो कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, भग्नाशा में एक से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती, ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती, ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं, इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रयोगवाद, याद रखना, शैलीगत विद्रोह, आपसे पूछा जाएगा प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसका कथन है? नगेंद्र का। किसका कथन है भैया? नगेंद्र का, इंपॉर्टेंट। शैलीगत विद्रोह प्रयोगवाद को किसने कहा है? नगेंद्र ने। शैलीगत जो विद्रोह किसने कहा है? नगेंद्र ने। 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 समाज के हित में जैसे, याद रखना, समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, इम्पोर्टेंट। ये भी किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी है, ठीक है, चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो निकल के आता है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, जो कि रघुवीर सहाय का कथन है। किसका सहायक कथन है ये? रघुवीर सहाय का कथन है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, कथन किसका है? रघुवीर सहाय का है, इंपॉर्टेंट। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये किसका कथन है? केसरी कुमार। किसका है भैया? केसरी कुमार का है। किसका है? केसरी कुमार, इंपॉर्टेंट है। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। कथन किसका है? ये अज्ञे का है। किसका कथन है? अज्ञे का है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो प्रगतिवाद, याद रखना, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के अंतर विरोधों पर मुक्तिबोध ने, किसने? मुक्तिबोध ने अपने निबंध समीक्षा की समस्याएं में लिखा है। याद रखना, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के अंतर विरोधों पर मुक्तिबोध ने अपने निबंध समीक्षा की समस्याओं में लिखा है। क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? मुक्तिबोध ने कथन लिखा है।
कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है, जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, इम्पोर्टेंट है, और प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। इम्पोर्टेंट कथन है। दूसरे सप्तक 1943, याद रखना पहला सप्तक दूसरा तार सप्तक का समय क्या है 43, और फिर उसके बाद तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इस सप्तक के अनुसार उसका नाम जाना गया, ना कि दूसरा तार सप्तक फिर नाम हट गया था। 52, 59, 79, याद रखना 43, 52, 59, 79, 43, 52, 59, 79, 43, 52, 59 और बेटा 79, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो तार सप्तक जो 1943 में है वो अब इनको कवियों को देख लेते हैं, ठीक है। अज्ञे, इनका जन्म कब हुआ 1911 में, याद रखना। अज्ञे का जन्म कब हुआ बच्चा 1911, कहाँ हुआ था देवरिया में। अज्ञे का जन्म 1911 देवरिया। रामविलास शर्मा 1912, कहाँ हुआ उन्नाव में, बहुत इंपॉर्टेंट। मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे बलवंत ये 1917 में हुए थे, दोनों का जन्म ग्वालियर में हुआ था, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो नेमचंद्र जैन आते हैं। नेमचंद्र जैन, इनका भी 1918, कहाँ से आगरा में, कहाँ आगरा में। गिरजा कुमार माथुर, इनका भी 1918 मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल 1919 मथुरा। याद रखना 11, 12, 17, 17, 18, 18, 19, ठीक है। अमुने गिरा प्रभा, आ से अज्ञे, मुँह से मुक्तिबोध, ने से नेमचंद्र जैन, गी से कौन गिरजा कुमार माथुर, रा से कौन हो जाएंगे, रा से कोई नहीं है, प्रा से क्या हो जाएंगे प्रभाकर माचवे, ठीक है। अभा से भारत भूषण अग्रवाल। ये अमुने गिरा प्रभा याद रखना इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हमको गाना लिखा है, ठीक है। दूसरा सप्तक 1942, ये शमशेर बहादुर सिंह 11 में आए, देहरादून में जन्म हुआ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ 1911 में, कहाँ हुआ देहरादून में। भवानी प्रसाद मिश्र, मिश्र है भैया, थोड़ा टाइपिंग में ऐसे रहता है, ऐसे फ़ोन से बनाता हूँ ना, तो भवानी प्रसाद मिश्र 1913, कहाँ 1913 होशंगाबाद, कहाँ होशंगाबाद में। शकुंत माथुर इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ था 1922 में, कहाँ दिल्ली में। हरिनारायण घनश्याम व्याल, इन्होंने 1923 में लिखा मध्य प्रदेश, कहाँ मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता 1924 में गुजरात, नरेश मेहता 1924 गुजरात। धर्मवीर भारती 1926 इलाहाबाद। रघुवीर शाह 1929 लखनऊ, याद रखना रघुवीर शाह लखनऊ के हैं। तो शमशेर, भवानी, शकुंतला, हरिनारायण, नरेश, धर्म, रघुवीरा, ठीक है। अब आपको याद रखना है तो क्या है, देखो कि भवानी शकुंतला हर रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा। भवानी शकुंतला हर रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा। याद रखना, एक बहुत अच्छी ट्रिक है, हमारी नहीं है, मैं फिर कहता हूँ किसी के द्वारा बनाई थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने भी यहाँ पे रख दिया आपको, आपके सामने। याद रखना, भवानी शकुंतला हर रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा। तो भवानी शकुंतला, भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, देखो हरि, हरि से हरि, रघु, रघुवीरा, नरेश बहादुर, नरेश बहादुर धर्मवीरा, ठीक है, याद हो गया। दूसरे सप्तक भवानी शकुंतला हर रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्म। याद रखना शकुंत माथुर ये क्या हैं, दिल्ली की हैं और लेडीज़ हैं। आपसे पूछा गया था कि किस सप्तक में कोई महिला जो है रचनाकार नहीं, तो पहले सप्तक में नहीं है, बाकी तीनों में है। दूसरे में तुमको शकुंत माथुर मिलेंगी जो कि 1922 में जन्म दिल्ली से थी, दिल्ली से थी, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा सप्तक जो कि कब आया था 1959 में आया था, 1959 में, इम्पोर्टेंट है। कवि देखो जन्म और स्थान, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो कि 1919 रायबरेली, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 रायबरेली, ठीक। मदन बादशाहन इम्पोर्टेंट है, 1922 में जन्म हुआ था। विजयदेव नारायण शाही 24 में काशी से हुआ था। कुंवर नारायण 1927 फैजाबाद।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 बस्ती, केदारनाथ सिंह 32 और कीर्ति चौधरी 1935 कहाँ, उन्नाव में। इम्पोर्टेंट है। ठीक कि प्रयाग कीरत कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेशु दयाला। प्रयाग कीरत कुंवर केदारा, मदन विजय सर्वेश दयाला। ठीक है, प्रयाग से कौन हो जाएंगे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीरत से हो जाएंगे कीर्ति चौधरी, कुंवर से कुंवर नारायण और केदार से केदारनाथ सिंह, अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह हैं। मदन विजय से क्या हो जाएंगे, मदन वात्स्यायन, विजय से विजय नारायण शाही। सर्वेश से क्या हो जाएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दयाल से हो गए। ठीक, याद रखना इसमें कीर्ति जो चौधरी थी, कौन, कीर्ति चौधरी, ये महिला हैं, 1935 में आती हैं, उन्नाव में जन्म हुआ था। चौथा सप्तक चारों के मुझे याद, अमोने रास, प्रभा, भवानी, शंकुतला, रघुवीरा, नरेश बहादुर, धर्मवीरा, प्रयाग, कीरत कुंवर, केदारा, नरेश बहादुर, धर्मवीरा, ये चौथा सप्तक तुम्हारा आ गया। अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज, सुदेश भारती और नंद किशोराचार्य, सुमन राज। याद रखना चौथे की कौन है, सुमन राज। श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये हैं कुंभज, अवधेश, श्री राम किशोरा, राजेंद्र, सुदेश, सुमाना। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे है सच्चिदानंद। देखो भाई इस पे मत जाना, मैंने कहा टाइपिंग में ही सिर्फ है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जन्म कब हुआ था, 1911 में, मृत्यु 1987 में। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इनकी रचनाएं हमको याद ही रखनी पड़ेंगी। आपको गाना सुनाऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा। भग्नदूत कब लिखी गई है, 1933 में। चिंता 42, इत्तलम 46, हरी घास पर क्षण भर 49, भग्नदूत 33, चिंता 42, इत्तलम 46, हरी घास पर क्षण भर 49। बावरा या बावरा, बावरा अहेरी 54, बावरा अहेरी 54, इंद्रधनुष रौंदे हुए 57, अरि ओ करुणा प्रभा में 59। अभी मैं गाना सुनाऊंगा, ये सब याद हो जाएंगे। आंगन के पारद्वार इंपॉर्टेंट है, 1961 में। पूर्वा 1965, सुनहले सहवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 67 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 70, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 70, सागर मुद्रा 70, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 73, महावृक्ष के नीचे 77, नदी की बाग छाया 81, ठीक ऐसा कोई घर आपने देखा है 86। इम्पॉर्टेंट है। एक गाना सुना होगा कि तुम अगर पास आने का वादा करो, अब इसी पे है कि तुम भाग, अब तुम सिर्फ कलर को देखना रचनाओं को। ठीक है, कि तुम भाग कर जो चिंता ऐसी करो, बात सुनो, कि तुम भाग कर जो चिंता ऐसी, दिमाग नहीं लगाना है कि अर्थ क्या है, अर्थ पे थोड़ी रहे, रचनाओं में गाना बनाया है, कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ती है। कि तुम भाग कर जो चिंता ऐसी करो, मैं घास पर धनुष यूं चलाता रहूं, कि तुम भाग कर जो चिंता ऐसी करो, मैं घास पर धनुष यूं चलाता रहूं। बावरा अहरिस में नहीं है। आगे, अरि करुणायांगन पूर्व वैसे सवाल, क्योंकि सागर मुद्रा पहले सन्नाटा था। अरि करुणायांगन पूर्व वैसे सवाल, क्योंकि सागर मुद्रा पहले सन्नाटा था। मैं वृक्ष नदी के पास ऐसे आऊं, तुम घर से आकर मुझसे मिलने आओ। क्या गजब, इसको सुनोगे ना, फील करोगे, रचनाएं क्या सब कुछ बिल्कुल याद हो जाएंगी आपको। मुझे एक एक रचना क्रम से याद है। ठीक है, तो याद रखना फिर से, अगर भग्नदूत,
चिंता इतलम हरी घास पर क्षण भर भग्नभूत 33, चिंता 42, इतलम 46, हरी घास पर क्षण भर 49, बावरा अहेरी 54, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 57, अरियो करुणा प्रभा में 59, आंगन के पारद्वार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 61 में है, पूर्वा 65, सुनहले से वाल 66, कितनी नाव में कितनी बार 67, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 70, सागर मुद्रा 70 इंपॉर्टेंट है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, महावृक्ष के नीचे 77, नदी की बाग छाया 81, ऐसा कोई घर आपने देखा 86। बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जनपथ इंपॉर्टेंट, जनपथ राजपथ, केले का पेड़ और आज़ादी के 20 बरस आगे की चर्चित कविता है। जनपथ राजपथ, केले का पेड़, आज़ादी के 20 वर्ष आगे की चर्चित कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी नाव में कितनी बार, काव्य कृति के लिए आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इंपॉर्टेंट है। कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति के लिए आगे को कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध ने, याद रखना, मुक्तिबोध ने आगे को क्या है, बूर्जवा जी का अंतिम मुर्मूर्ष कवि कहा है, बूर्जवा जी का अंतिम मुर्मूर्ष कवि कहा है, बूर्जवा जी का अंतिम मुर्मूर्ष कवि कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। नए कवियों को संबोधित करने वाली कविता नए कवि के प्रति के रचयिता आज्ञे हैं। अयोध्या से चित्रकूट, याद रखना, अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित कवियों की पद यात्रा का नेतृत्व आज्ञे ने किया था, इंपॉर्टेंट है। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित कवियों की पद यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, आज्ञे ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। आज्ञे का जो काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार, क्रमशः 3 भागों में विभाजित, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा चुका है। आंगन के पारद्वार जो रचना है वो 3 भागों में विभाजित है, एक अंतःसलिल, फिर चंद्रकांत शिला और असाध्य वीणा। अंतःसलिल, चंद्रकांत शिला, असाध्य वीणा, 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 इंपॉर्टेंट है। आंगन के पारद्वार के 3 भाग हुए थे। आगे बात करते हैं तो असाध्य वीणा लंबी कविता है, इसका मूल भाव अह का विसर्जन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे क्या है, अह का विसर्जन है, ठीक है, अहम को त्याग देना, अहंकार को त्याग देना, असाध्य वीणा। ये चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्ट के आधार पर लिखी गई लंबी कविता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक इनकी कविता सांप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप जो कविता है नगरी सभ्यता तथा कथित सभ्य लोगों पर व्यंग करती है। जापानी काव्य की शैली पर आज्ञे ने एक चीड़ का खाका लिखा जिसे जापानी भाषा में हाइको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चिंता काव्य ग्रंथ 2 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में, 2 खंडों में चिंता काव्य ग्रंथ विभाजित है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला देखो कौन सा है, पहला विश्वप्रिया, दूसरा एकायन। पहला विश्वप्रिया, दूसरा एकायन, इसका विषय प्रेम है। पहला विश्वप्रिया, दूसरा एकायन, इसका विश्व प्रेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इतलम, याद रखना, इतलम के 4 भाग में बांटा गया। एक बंदी स्वप्न, ही हारिल, वचना के दुर्ग, मिट्टी का इहा। बंदी स्वप्न, हे हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की इहा। बंदी स्वप्न, हे हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की इहा। बंदी स्वप्न, हे हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की इहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बावरा अहेरी, देखो बावरा अहेरी रचना में अहेरी से तात्पर्य क्या है, पूछा जा चुका है। अहेरी से तात्पर्य प्रकाश, इसमें रचनाकार ने बाहरी दुनिया में प्रकृति के अंधकार और मनुष्य के मन के अधिकार को मिटाने का प्रयास किया गया, जो बावरा अहेरी रचना है, ठीक है। बाहरी दुनिया की मतलब प्रकृति की बात की गई, बहुत अच्छी रचना है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पर उमर खयाम की रचनाओं का प्रभाव दिखता है, ठीक है, ठीक है। पश्चात देखो इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है, कि उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव इस रचना पे देखा जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि
पाश्चात्य कवि इलियट एवं एजरा पाउंड से हिंदी कवि अज्ञे शमशेर के अच्छे संबंध थे। याद रखना, किससे किससे? अज्ञे और शमशेर से अच्छे संबंध थे। पाश्चात्य कवि कौन? इलियट और एजरा पाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा, समाज व काव्य के संदर्भ में अज्ञे के कथन क्या क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। कहते हैं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ठीक, इम्पोर्टेंट। अच्छी भाषा को, देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अच्छी भाषा को अपने आप में जो भाषा का सम्मान करते हैं और एक जो है सिद्धि मानते हैं, व्यक्ति समाज में स्वतंत्र हैं, समाज से नहीं, उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक असीमता नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, भाषा समाज में कहते हैं। ये इतना कथन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है, कि काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। क्या है? काव्य शब्द है। इंपॉर्टेंट। आगे के बाद संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व एवं उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतना अज्ञे की कृतित्व में मिलती है, जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी कथन है। वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञे के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है, बच्चन सिंह का कथन है। इम्पोर्टेंट। और अगर बात करते हैं तो प्रसाद ने अनुभूति को दर्शाने में घुलासों, जबकि अज्ञे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। घुलाने में, जबकि अज्ञे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली। विजय देवनारायण शाही का कथन है। देखो, रामविलास शर्मा आते हैं, इनका जन्म हुआ था 1912 में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय क्या है बच्चा? 1912 में। एक मिनट चलाइए। समय क्या है? 1912। अब समझना इस बात को। हाँ, इनकी पहले तो हम कुछ रचना देख लेते हैं। देखो, एक रचना है रूप तरंग। रूप तरंग कब आई है? 1956 में आई है। सदियों के सोए जाग उठे, ये कब लिखी गई है? 1988 में। रूप तरंग 56, सदियों के सोए जाग उठे 88। इस अकाल वेला में 1988। बुद्ध, याद रखना, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं कब लिखी गई है? 97। ठीक है, याद रखना, इतनी ही रचना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद होती तो ऐसे याद करना। देखो, एक शब्द आपको मिला रूस। रूस में ऐसे बना लो कि रूस में वेला, एक बेला की लड़की है, वेला। ठीक है, वेला याद रखना। ठीक है, अब ये काटूंगा नहीं, बेला याद रखना, बेला से वेला। रूस में बेला बुद्ध से मिली। वेला ज़्यादा अच्छा शब्द है, वेला ही याद रखना। बुद्ध से मिली। किससे मिली? बुद्ध से मिली। किससे मिली? रूस में बेला बुद्ध से मिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा, रूप तरंग, सदियों के साए जाग उठे 1988। इस काल वेला में 1988। बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, ये कब लिखी गई है? 1997। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में। रूप तरंग आपसे पूछी जाएगी तो 1956 में लिखी गई है। सदियों के सोए जाग उठे 88 में। इस अकाल वेला में 88 में। बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 97। रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, इस अकाल वेला में, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं, ये किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की हैं। किसकी हैं भाई? रामविलास शर्मा की हैं। इंपॉर्टेंट है। रूस, इस काल वेला में, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997। रूप, सदियों के सोए जाग उठे, इस अकाल वेला में, बुद्ध, वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा की रचना है। इतने याद रखना। पूछा जाए तो रूप तरंग,
कहना रामविलास शर्मा की। सदियों के साथ जो जाग उठे रामविलास शर्मा की। इस अकाल बेला में रामविलास शर्मा की। बुद्ध वैराग तथा प्रारंभिक कविताएं रामविलास शर्मा की। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम बात करते हैं तो गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि इनका जन्म हुआ था 1917 में, मृत्यु 1964 में। गजानन माधव मुक्तिबोध का समय क्या है 1917 में और मृत्यु 1964 में। इनकी रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है 1964, भूरी भूरी खाक धूली 1980। ये दो रचना इंपॉर्टेंट है। एक तो चांद का मुँह टेढ़ा है 64, भूरी भूरी खाक धूल 1980। दो इंपॉर्टेंट, चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल 1980। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मुक्तिबोध को आपसे पूछा जाएगा कि तो भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। भयानक कवियों का कवि आपसे पूछा जाएगा। भयानक कवियों का कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। भयानक कवियों का कवि भाई किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। भयानक कवियों का कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में अधिक जटिल बिंबों की सघनता और तथा ठेठ ठेठ देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में अधिक जटिल बिंबों की सघनता है। खूब बिंब प्रस्तुत किए गए। आपको चांद का मुंह टेढ़ा जब पढ़ोगे बहुत बिंब प्रस्तुत किए गए हैं। बिंबों की सघनता मतलब बहुत घने प्रकार के बिंब। ठीक है। ठेठ देसी प्रतीकों, याद रखना, देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है, यानी उसमें देसी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें तो मुक्तिबोध की कविताओं में याद रखना नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से है। पूछा जाएगा मुक्तिबोध की कविताओं में कैसी है? नाटकीयता है और रहस्य कैसा है? मुख्य रूप से है, विद्यमान है। इंपॉर्टेंट। मुक्तिबोध को और याद रखना, मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रबोध का कवि कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गहन अनुभूति और इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? मुक्तिबोध को कहा जाता है। गहन अनुभूति और इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो आगे अगर हम बढ़ें तो एक पॉइंट आता है कि मुक्तिबोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है, ये प्रतीकात्मक रूप में रखा है। सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए चांद सर्वाधिक प्रचलित उपमान रहा है। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुक्तिबोध की कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जो कि हमको देखना चाहिए। एक तो है अंधेरे में। अंतःकरण का आयतन, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती ब्रह्म राक्षस, ये आपको नहीं भूलना है। अंधेरे में अंतःकरण का आयतन, भूल गलती ब्रह्म राक्षस। अंधेरे में तो आप लोग सब जानते हैं, यूजीसी नेट में लगी है तो पता होगा। भूल गलती भी आपको पता होगा, ब्रह्म राक्षस पता होगा। ये अंतःकरण का आयतन आपको याद रखना है। किसको? अंतःकरण का आयतन। किसको याद रखना है? अंतःकरण का आयतन। किसको याद रखना भाई? अंतःकरण का आयतन याद रखना, इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम बात करते हैं तो अंधेरे में कविता याद रखना फैंटेसी शैली में लिखी गई। फैंटेसी शैली याद रखना, फैंटेसी आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उसमें याद रखना अंधेरे में कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई। सन 1864 में याद रखना, अंधेरे में इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है पॉइंट, कि सन 1864 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में। कहाँ? आशंका के द्वीप अंधेरे में। कहाँ भैया? आशंका के द्वीप अंधेरे में। आशंका के द्वीप अंधेरे में, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा अंधेरे में कविता किस शैली में लिखी? कहना फैंटेसी शैली में। कब लिखी गई? सन 1964 में। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? गुरुजी कह दो कल्पना पत्रिका में। इसका पहला प्रकाशन किस नाम से हुआ? आशंका की द्वीप अंधेरे में। पूछी जा चुकी है रचना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। मुक्तिबोध, आगे बढ़ते हैं तो मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। याद रखना, मुक्तिबोध ने फैंटेसी को क्या कहा है? अनुभव की कन्या माना है। क्या है? अनुभव की कन्या माना है। फैंटेसी को अनुभव की कन्या माना है मुक्तिबोध ने। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की लंबी कविता है। सबसे पहली बात,
इसमें ऐसे ब्राह्मण का चित्र खींचा गया है जो अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर चुका है तथा बाद में ब्रह्मराक्षस बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भूल गलती। कविता में मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण किया है। भूल गलती में आपको याद रखना, भूल गलती कविता में क्या, मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण किया है। भूल गलती में अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण है। अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण है। अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण है। इम्पोर्टेंट। अच्छा, अंधेरे में कविता जब पढ़ोगे उसमें ये सिर फिरे का गीत, ये तो खैर सिर फिरा भी उसमें भी आता है अंधेरे में। सिर फिरे का गीत कविता में कवि ने आय कर्मण्यता कर्तव्यहीन को दर्शाया है। आय कर्मण्यता कर्तव्यहीन को दर्शाया। इस कविता में मुक्ति संवेदन शून्यता स्वार्थपरता को ने आत्मनिरीक्षण भी किया है। कैसा किया है? आत्मनिरीक्षण भी किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। विक्षुद्ध बुद्धि के मारक स्वर मुक्तिबोध की कविता है। रखना, विक्षुद्ध बुद्धि के मारक स्वर मुक्तिबोध की कविता है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत इतिहास और संस्कृति, याद रखना, भारत इतिहास और संस्कृति की पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार 1962 क्या है, मध्य प्रदेश सरकार 1962 में प्रतिबंधित किया था। ठीक है, भारत इतिहास और संस्कृति की पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार 1962 में प्रतिबंधित किया था। याद रखना, आपसे ये पूछा सकता मुक्तिबोध की कौन सी रचना है जो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित किया था, तो कौन सी रचना है? भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, मध्य प्रदेश सरकार 1962। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो कुछ बात और है, फैंटेसी के संदर्भ में मुक्तिबोध का कुछ विचार है, याद रखना। क्या है विचार? ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ठीक, ये कथन किसका है? मुक्तिबोध का कथन है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो फैंटेसी के अंतर्गत देखें, फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौड़, यहाँ पे गौड़ कर लो जरा। गौड़ प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही या भाव पक्ष कल्पना की उत्तेजना को बढ़ा के बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। कथन किसका है? ये मुक्तिबोध का कथन है। किसका कथन है? मुक्तिबोध का। इंपॉर्टेंट है, सब बहुत कथन इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एक पूछा जा चुका है कथन कि यह नंगा फासिज्म, ये पूछा गया कथन है कि यह नंगा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति को धमकी दें, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। कथन किसका है? किसका है भाई? मुक्तिबोध का कथन है। किसका कथन है? मुक्तिबोध का। इधर तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुक्तिबोध, ये कथन किसका है? मुक्तिबोध की। इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में कविता पर आलोचकों के कुछ विचार हैं, ये भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। बात करते हैं। तो यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। ये आपसे पूछा जाता है। सिर्फ इतनी ही लाइन आती है आपके सामने कि बताइए भैया ज़रा हमको कि अंधेरे में कविता को दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? तुरंत आपको कहना है शमशेर बहादुर सिंह। किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह। अद्भुत। और रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज, उत्थान, पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है, फिर कैसे बाहर दूर दूर तक पर्याप्त हो जाती है, इसी को कहते हैं क्या? राम। ये कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होता। लंबे खंड याद रखना, खंडे लंबो याद रखना, सब किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो असीमता की खोज अभी उस पर पहले बताया, तो वही यहाँ भी याद रखना। असीमता की खोज किसने कहा भाई? नामवर सिंह ने कहा। असीमता की खोज किसने कहा भाई? नामवर सिंह ने कहा। असीमता की खोज किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा। असीमता की खोज किसने कहा? नामवर सिंह ने कहा। अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता, कथन किसका है? रामविलास शर्मा।
पूछा जाएगा कि भैया अपराध भावना का अनुसंधान तथा अरचित जीवन की कविता किसने कहा है, आपको तुरंत याद रखना है रामविलास शर्मा। किसने? रामविलास शर्मा ने। फिर और पूछा जाएगा अंतःस्थल का विपल्लो किसने कहा है अंधेरे में, तो निर्मला जैन ने कहा। तब इंपॉर्टेंट है भाई, छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, अंतःस्थल का विपल्लो किसने कहा? निर्मला जैन ने। और अगर बात करें तो आत्म संशोधन को अनुसंधान, आत्म संशोधन को अनुसंधान या आत्म संशोधन का अनुसंधान हटा दो, ये किसने कहा? इंद्रनाथ मदान ने। किसने कहा भाई? इंद्रनाथ मदान, इंद्रनाथ मदान। ठीक है, ये किसने कहा? इंद्रनाथ मदान। इंपॉर्टेंट है, आत्म संशोधन का अनुसंधान किसने कहा? इंद्रनाथ मदान। एक और शब्द याद रखना, अंधेरे में कविता को लावा किसने कहा है? लावा किसने कहा है? लावा प्रभाकर माचवे। किसने कहा है? प्रभाकर माचवे ने। याद रखना, लावा किसने कहा है? प्रभाकर माचवे ने। लावा किसने कहा है? प्रभाकर माचवे ने। लावा किसने कहा भाई? प्रभाकर माचवे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि वाह मतलब काव्यनायक, अंधेरे में जो कविता पढ़ेंगे तो उसी में जो काव्यनायक है उसके बारे में बात हो रही है कि संघर्षरत है, यानी संघर्ष कर रहा है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह काव्यनायक जो संघर्षरत है उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटेहाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज को शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। कथन किस्सा हो गया विश्वनाथ त्रिपाठी। किसका कथन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुक्तिबोध के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। क्या है कि कबीर में जैसे, याद रखना, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति को कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका कथन है भाई? रामस्वरूप चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट है। यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान, इंपॉर्टेंट है, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। याद रखना, यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। कथन किसका है? तो नामवर सिंह का कथन है। किसका कथन है भाई? नामवर सिंह का है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नई कविता में याद रखना, नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। ये किसका है? नामवर सिंह का है। किसका है? नाम। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। कथन किसका है भाई? नामवर सिंह का है। कथन किसका है? नामवर सिंह का। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। कथन फिर पूछे किसका है? तो नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का है। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी कथन है। आगे बढ़ते हैं। कथन एक और आता है, मुक्तिबोध को, याद रखना, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। संभव नहीं, असंभव है। रामविलास शर्मा। कथन किसका है भाई? रामविलास शर्मा का है। कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुक्तिबोध के काव्य में याद रखना, अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। कथन किसका हो जाएगा? रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा। इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं तो मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुटेढ़ा है। एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। देखो, स्केच बुक, आपको शब्द याद रखना, स्केच बुक, स्केच बुक, स्केच। अच्छा, ये स्केच ऐसे बना सकते हो कि मन करता है ना कि राम का जो रूप है वो हम अपने स्केच से बनाएं, स्केच से बनाएं, तो राम के रूप को याद रखना। शब्द किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये सब थोड़ा देखो, टाइपिंग इतना सब करना पड़ता तो एक आधे पॉइंट ऐसे शब्द आ सकते हैं। मैं साथ साथ में बता सकता हूँ, रवना नहीं रचना लिखा है, आप लोग गलत देख रहे हैं, रचना ही है। रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडहर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो,
जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है। ये भी कथन किसका है भाई? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। वेरी इंपॉर्टेंट। बाद के जीवन की बहुविध उम्र को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध हैं। कथन किसका है भाई? नगेंद्र का है। किसका है कथन? नगेंद्र का है। इंपॉर्टेंट है। बहुत कथन इनके पे कहे गए हैं और ध्यान रखने ही पड़ते हैं क्योंकि एग्जामिनर पूछता इन्हीं कथनों को है। किसी और कवि की कविताएं, देखो अगली बात देखते हैं कि किसी और की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। कथन किसका है भाई? श्रीकांत वर्मा का है। चलिए ये भी याद रखते हैं। किसका कथन है? श्रीकांत वर्मा। किसी और की कविताएं उसका इतिहास ना हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है। यह भी कथन किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुक्तिबोध की कविता में याद रखना प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही, याद रखना, वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं। कथन किसका? बच्चन सिंह। कथन किसका भाई? बच्चन सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। कथन किसका? बच्चन सिंह। फिर आगे बात करते हैं मुक्तिबोध। फैंटेसी का जब जब उपयोग करते हैं सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए। कथन किसका? मैनेजर पांडे। कथन किसका भाई? मैनेजर पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट। आज्ञे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि हैं। मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के, इसलिए उनको कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किसका कथन है भाई? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। इंपॉर्टेंट है। मुक्तिबोध, याद रखना, मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से चरितार्थ किया है। उन्होंने अपने सत्य पाया है और कविता में, याद रखना, कथन किसका? अशोक वाजपेयी का कथन है। किसका कथन है भाई? अशोक वाजपेयी। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो उनकी भाषा अनगढ़ तेजोपतीत भाषा है। अनगढ़ भी है और तेजोपतीत भी है। किसका है? निर्मला जैन। किसका कथन है भाई? निर्मला जैन का है। किसका है ये? निर्मला जैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने थे भाई, इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही। आगे अंधेरे में हम कह सकते हैं जो मुक्तिबोध है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रचना का, क्योंकि एग्जामिनर इनसे पूछता खूब है। इनसे कथन देखो कितने कथन दिए हैं। ये कथन मैंने बहुत इधर उधर से ढूंढे भी हैं, एक जगह से भी कुछ मिले हैं, मगर कुछ चीज़ें इधर उधर से ढूंढी हैं। ठीक है, मगर ये इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको तो सब अच्छी तरीके से अब पता हो गया होगा। प्रभाकर माचवे, यहाँ देखो प्रभाकर माचवे, देखो अभी हम चल रहे हैं तार सप्तक के कवि अमोने प्रभा। याद रखना, प्रभाकर माचवे 1917 में आए, मृत्यु 1991। इन्होंने क्या लिखा है? रचना कौन सी लिखी? प्रभाकर माचवे ने एक लिखी। अच्छा, सबसे पहली बात आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। मेपल, इंपॉर्टेंट है। मेपल 1965 में लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है। मेपल कब लिखी गई? 1965 में। जहाँ शब्द स्वप्न भंग पूछी जा चुकी है, तेल की पकौड़ियाँ, क्या बात, प्रभाकर माचवे। अनुक्षण, भाई ट्रिक बहुत अच्छी बन गई मेरे सामने, ऐसे याद कर सकते हो। क्या है कि वे पल जहाँ स्वप्न देखे थे, जहाँ स्वप्न देखे थे, पकौड़ियाँ खाने के एक क्षण में तुमने मिटा दिया। वे पल जहाँ स्वप्न देखे थे हमने, पकौड़ियाँ खाने की एक क्षण में तुमने मिटा दिया। वे पल
मिटा दिया मचवे, याद रखना मचवे। प्रभाकर यानी सुबह सुबह का वो पल, ऐसे प्रभाकर, प्रभा मतलब सुबह, ठीक है, सुबह सुबह का वो पल जहाँ हमने स्वप्न देखा था कि एक साथ बैठ के पकौड़ी खाएंगे, एक क्षण में तुमने मिटा दिया। तो मैं पल जहाँ शब्द है स्वप्न भंग हुआ, तेल की पकौड़ियाँ, अनुक्षण किसका है, किसके हैं, प्रभाकर माचवे के हैं। किसके हैं भाई, प्रभाकर माचवे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं तो नेमचंद्र जैन आते हैं। नेमचंद्र जैन 1919 और मृत्यु 2005, 1919 2005, 1919 2005, 1919 2005। इन्होंने क्या लिखा, एकांत जो कि 1973, अचानक हम फिर 1999, एकांत 73, अचानक हम फिर 99, एकांत 73, अचानक हम फिर 99। एकांत पूछे तो भैया 73 में है किसकी, नेमचंद्र जैन की है। अचानक हम फिर 99 ये किसकी है, नेमचंद्र जैन की। इंपॉर्टेंट है रचना। आगे बात करते हैं तो गिरिजा कुमार माथुर जो कि 1919 में ही जन्म इनका हुआ था और मृत्यु 1994 में हुई थे। इनकी जो रचना है ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है, इस शिला पंख चमकीले पूछी जाती है रचना। एक रचना आपके सामने दिख रही होगी जिसको कहते हैं मंजीर, जो आई कब थी, 1941 में थी। मंजीर कब आई थी, 1941 में। कब आई थी भाई मंजीर, 1941। नाश और निर्माण ये भी पूछी जा चुकी 1946 में, नाश और निर्माण 1946। धूप के धान 1955, मंजीर 41, नाश और निर्माण 46, धूप के धान 55। जन्म कैद रेडियो काव्य नाटक है। शिला पंख चमकीले ये कब है, 61 में। जो बंद नहीं सका, जो बंद नहीं सका 68, इंपॉर्टेंट। मंजीर, नाश और निर्माण 46, धूप के धान 55, जन्म कैद रेडियो काव्य नाटक है। शिला पंख चमकीले 61, जो बंद नहीं सका 68 में किसके हैं, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर। मंजीर किसकी है, 1941 में गिरिजा कुमार माथुर की। नाश और निर्माण 1946, धूप के धान 55, जन्म कैद और शिला पंख चमकीले 61, जो बंद नहीं सका 68, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और है, भीतरी नदी की यात्रा 75, छाया मत छूना मन 78, साक्षी रहे वर्तमान 79, कल्पांतर कल्पधन अंतर प्रतीक काव्य है 1983, ठीक है। मैं वक्त क्यों हूँ सामने ये आपसे पूछी जा चुकी रचना भाई। मैं वक्त क्यों हूँ सामने 1990 में जो रचना है ना ये भैया गिरिजा कुमार माथुर की पूछी जा चुकी है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है भैया। मुझे और अभी कहना है, ये तो ये मुझे और अभी कहना है 1991। ये आपसे पृथ्वी कल पूछी जा चुकी है, किसकी है, गिरिजा कुमार माथुर की है। अगर ऐसे भी याद नहीं तो गिरि मतलब पहाड़, जय मतलब जन्म यानी पहाड़ यानी पर्वत की पुत्री किसे कहा जाता है, ठीक है। और पर्वत की पुत्री, पर्वत कहाँ पे है, पृथ्वी पे है। तो गिर याद रखना पृथ्वी कल्प किसकी है, गिरिजा कुमार माथुर की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर से याद रखना, मंजीर, नाश और निर्माण 46 में, धूप के धान 55 में, जन्म के शिला पंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, ठीक, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन 1978, साक्षी रहे वर्तमान 79, कल्पांतर 1983, मैं व्यक्त क्यों हूँ सामने 90, मुझे और अभी कहना है, मुझे और अभी कहना है 91, पृथ्वी कल्प या काव्य नाटक 1957, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे बहुत जाते हैं। तो भारत भूषण अग्रवाल का समय अगर देखा जाए तो इनका समय अगर देखा जाए बच्चा तो एक तो समय है 1919, ठीक है, मृत्यु 1975 हुई थी। इनकी जो रचना याद रखना, सबसे पहली रचना ये पूछी भी खूब गई है, छवि के बंधन, जो कि 1941 में लिखी गई थी। छवि के बंधन, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल, इंपॉर्टेंट। जागते रहो 1942 में आई थी। मुक्ति मार्ग ये 47 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ प्रस्तुत मन 1958, कागज के फूल 1963 में, इंपॉर्टेंट। कागज के फूल 1963, एक उठा हुआ हाथ उतना हुआ सूरज है, अनुपस्थिति लोग, याद रखना। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल
एक उठा हुआ हाथ और उतना हुआ सूरज। इस बात को याद रखना, इसमें से जो 2 रचनाएं हैं भाई सभी लोग इस बात को याद रखना, एक तो है छवि के बंधन, दूसरा 2 रचनाएं ये हैं आपकी, एक उठा हुआ हाथ उतना हुआ सूरज। ये किसके हैं? भारत भूषण अग्रवाल के हैं। किसके हैं? भारत भूषण अग्रवाल के। छवि के बंधन, एक उठा हुआ हाथ उतना हुआ सूरज है। छवि के बंधन, एक उठा हुआ हाथ उतना हुआ सूरज है। छवि के बंधन, एक उठा हुआ हाथ उतना हुआ सूरज है। किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की हैं। किसकी हैं? भारत भूषण अग्रवाल। किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल। वेरी इंपॉर्टेंट। जागते रहो, भारत भूषण अग्रवाल। मुक्ति मार्ग, भारत भूषण अग्रवाल। याद रखना, ओ प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, फिर उतना हुआ सूरज, अनुपस्थिति लोग। ये किसकी हैं? सभी रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सप्तक के कुछ कवियों की प्रमुख जो है कविताएं हैं, देखो जो है रचनाएं हैं। पहले सप्तक हम पढ़ चुके थे, 7 कवि थे उसमें भी, और अब दूसरे सप्तक में भी 7 कवि मिलेंगे। इसी प्रकार से तीसरे, चौथे, चारों सप्तक के कुल कवि लगभग 28 कवि होते हैं, जो कि हमें पढ़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछे जाते हैं करोगे क्या। ठीक है, मजबूरी आपके सामने है, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। ठीक है, अब इनकी जो कुछ रचना हैं बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। देखो, एक है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुकी नहीं हैं अपने पास। कुछ कविताएं शमशेर जी, कुछ और कविताएं चुकी नहीं हैं अपने पास। अभी तो बात बोलेगी, अभी तो बात बोलेगी, कल तुमसे बहुत होड़ है, बहुत दूर से मुझे तलाश है। याद रखना, कुछ कविताएं, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं पूछी खूब जाती है शमशेर बहादुर सिंह की। कुछ कविताएं 59 में आई थी, कुछ और कविताएं ये 61 में आई थी। अरे कुछ कविताएं लिख दी थी तो कुछ और नहीं लिखना चाहिए था बच्चों को परेशान करने के लिए। 59, 61 इंपॉर्टेंट। चुका भी है मैं नहीं, यानी चुका भी हूँ मैं नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था। 1975। इतने पास अपने, 1980, ये इसका समय पूछा गया है। याद रखना, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना इतने पास अपने 1980। याद रखना, LT ग्रेड में ये रचना पूछी जा चुकी है। इसका समय क्या है? उदिता, ये भी रचना इनकी पूछी जाती है। उदिता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदिता 1980, उदिता, उदिता वेरी इंपॉर्टेंट। उदिता, उदिता 1980। याद रखना, उदिता क्या समय क्या है? 1980। कुछ कविताएं 59 में, कुछ और कविताएं 61 में, चुका भी है मैं नहीं 75 में, इतने पास अपने 80, उदिता 80, अभिव्यक्ति का संघर्ष 80, बात बोलेगी तो 81, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये 88 में लिखी गई है रचना, 88 में। याद रखना, शमशेर याद रखना, एक तो शमशेर की सबसे पहली रचना कौन सी है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुके भी हैं नहीं अपने पास। ठीक है, चुके भी हैं अभी नहीं, चुका और इतने पास अपने, उदिता 1980 में। इसमें के कुछ समय याद रखना जरूरी हैं। मैंने कहा बार बार, एक तो इतने पास अपने और उदिता, ये दोनों 1980 में आई थी। अभिव्यक्ति का संघर्ष ये कब आई थी? 80 में, ये भी आई थी। तो 3 रचना हमारी 80 में हो गई। बात बोलेगी ये 81 में। ठीक है, और काल तुमसे होड़ है मेरी, ये 88 में आई थी। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1985, सुकून की तलाश 98, टूटी हुई बिखरी हुई, ये रचना तो आपकी पूछी ही जाती है। टूटी हुई बिखरी हुई इंपॉर्टेंट है, 90 में आई थी। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि शमशेर जी की कविताओं को याद रखना, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तीनों काव्य आंदोलनों में समान रूप से स्वीकृति मिली है। शमशेर जी की कविताओं में देखा जाए तो छायावाद की भी रचनाएं मिलती हैं, प्रगतिवाद भी मिलता है, प्रयोगवाद, तीनों काव्य आंदोलनों के समान रूप में स्वीकृति मिली है। किंतु ये प्रगतिवादी चेतना के निकट ठहरते हैं। किंतु ये प्रगतिवादी चेतना के कैसे हैं? निकट ठहरते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इन पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव था, ये भी याद रखना। इन पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव था। ठीक, शमशेर ने एक पीली शाम, याद रखना, शमशेर ने एक पीली शाम कविता अपनी पत्नी के रुग्णावस्था, याद रखना, रुग्णावस्था पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखे थे। एक पीली शाम, अगर आपसे पूछा जाएगा एक पीली शाम, अपनी कविता किसने? अपनी पत्नी की जो रुग्णावस्था पे कौन सी रचना लिखी थी? एक पीली शाम। कौन सी? एक पीली शाम। कौन सी? एक पीली शाम। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्निक, अब देखते हैं टेक्निक में।
टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। ये शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह के सबसे करीबी मित्र कौन थे, तो याद रखना एजरा पाउंड थे। कौन थे? एजरा पाउंड थे। इंपॉर्टेंट है शमशेर बहादुर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं और एक ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब, हुआब नहीं दोआब हूँ। मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। ये किसने कहा है? शमशेर खुद ने कहते हैं अपने बारे में कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब क्षेत्र हूँ, जहाँ दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। इनकी कुछ रचनाएं अगर देखते हैं, देखो शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं पूछी जाती हैं, याद रखना। इसमें से अमन का राग पूछी जा चुकी है। एक तो टूटी हुई बिखरी हुई, ये भी। एक पीली शाम तो हम लोगों के सिलेबस में भी लगी थी। धूप कोठरी के आईने में खड़ी है। अच्छा, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, समझ रहे हो। अमन का राग ये रचना पूछी जा चुकी है शमशेर की, याद रखना। अमन का राग। सलोना जिस्म घिर गया है समय का रथ, एवं समय साम्यवादी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कविताएं शमशेर बहादुर की चर्चित कविताएं हैं। ठीक है, भाषा में देखा जाए, भाषा में बोल चाल की गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मना स्थितियों को उनकी कला साधती है। याद रखना, प्रतिरोधी मना स्थितियों को उनकी कला साधती है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है भाई? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, वेरी इंपॉर्टेंट, रामस्वरूप चतुर्वेदी। जीवन के कटुतम संघों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। जीवन के कटुतम, याद रखना, जीवन के कटुतम संघों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि जीवन के कटुतम संघों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की एक पहचान थी। ये कथन किसका था? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकला देखा जाए तो एक आगे बढ़ते हैं, चित्रकला के बारे में। चित्रकला संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं तो जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, याद रखना, इस सब रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन हैं। जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और बात करते हैं तो उनकी काव्य भाषा में संज्ञा पदों यानी शब्दों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों यानी क्रियापदों अवयवों का है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका कथन है भाई? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, इंपॉर्टेंट है। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति, याद रखना, अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। अपने हाथों तैयार किया है, इंपॉर्टेंट है। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। सॉरी, कथन किसका है? शमशेर खुद के बारे में है। और मुक्तिबोध ने कहा है, उस भवन में जाने से डर लगता है उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। क्या कथन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, याद रखना, गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। गजानन माधव मुक्तिबोध का, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करते हैं तो शमशेर की मूल मनोवृत्ति एवं ये कथन आपसे पूछा जाता है मुक्तिबोध इनके बारे में, इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। कथन किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है, ये भी कथन किसका? मुक्तिबोध। ये सब शमशेर के बारे में है। शमशेर कवियों के कवि हैं, ये पूछा जाता है। ये कथन किसका है? आगे का। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, ये किसका है? मलेच का है। देखो कथन कितने इंपॉर्टेंट है। शमशेर की शमशेरियत पूछा गया है, विष्णु खरे का कथन है।
ठीक है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, रामचंद्र तिवारी कहते हैं। शमशेर का काव्य प्रीतवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ और कि वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग हैं तो कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल। कहीं दोनों अलग हैं, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। किसका कथन है? बच्चन सिंह का कथन है। किसका कथन है भाई? बच्चन सिंह का कथन। वेरी इंपॉर्टेंट। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है, याद रखना, उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायविता भी है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। किसका कथन है भाई? बच्चन सिंह का कथन है। आपको भूलना नहीं है किसका कथन है? बच्चन सिंह का कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह आत्यंतिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। इसी को कथन कहते हैं अशोक वाजपेयी। कथन किसका है? अशोक वाजपेयी का है। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने काव्य संकलन, याद रखना, चुका भी हूँ मैं नहीं, चुका भी हूँ मैं नहीं की भूमिका में शमशेर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि अपनी काव्य, याद रखना, अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही है। कितना ही धुंधला सही है, कितना ही धुंधला सही। ठीक है। काव्य कला समेत जीवन की, याद रखना, काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला ही है। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज नहीं हो सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ से आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र 1913, ठीक है, 1913-1985। वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी रचना देखो। गीत फरोश 1956, बहुत इंपॉर्टेंट। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। गीत फरोश 1956, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 68, गांधी पंचशती 69 में है। बुनी हुई रस्सी ये कब लिखी गई? 71 में लिखी गई। बुनी हुई रस्सी कब लिखी गई? 71 में लिखी गई। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की पूछी जाती है, भवानी प्रसाद मिश्र की पूछी जाती है, याद रखना। खुशबू के शिलालेख 73 में, व्यक्तिगत 73 में, परिवर्तन जिए 76 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और इंदनमम, याद रखना, 1977 में आई, 1977 में इंदनमम, ठीक है। त्रिकाल संध्या कवई 78 में है, अंतर्गत 79 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और अनाम तुम आते हो 79, याद रखना, रचनाएं इनकी बहुत पूछी जाती हैं। अनाम तुम आते हो, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, कालजयी कितना इंपॉर्टेंट है, 1980 की है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कालजयी, ठीक है। और एक रचना है मान सरोवर दिन 81, संप्रति 82, नीली रेखा तक 84, तूस की आग 85, ये कोहरे मेरे हैं हम क्या करें भाई। इतनी 19 रचनाएं लिखी हैं और एनटीए वाले क्या करते हैं, एक रचना को क्रम में पूछते हैं, उनका सन पूछते हैं। ये हाल है बच्चों का, बेचारे कहाँ तक रटे, ठीक है, और कहाँ तक कोई एक टीचर इस पर गाना ट्रिक बनाएगा। तो याद रखना, गीत फरोश इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, 1956 में ही थी। एक बुनी हुई रस्सी 71 में, इंदमम नम 1977 में, अनाम तुम आते हो 79, कालजयी 80 और ये कोहरे मेरे हैं, ये आपको याद रखना ही है। मान सरोवर दिन 81, संप्रति 82, नीली रेखा तक 84, तूस की आग 85, ये कोहरे मेरे हैं 93। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र, याद रखना, गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं, याद रखना, गांधीवादी। कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी की, याद रखना, मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। आपसे पूछा जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं और कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। भाई याद रखना, कविता का गांधी कहा है, किंतु उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा। याद रखना, भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को क्या कहा है, गांधी का बेटा कहा है। क्या कहा है भाई, गांधी का बेटा,
किस क्या कहा है? गांधी का बेटा। क्या कहा है? गांधी का बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी। छंद से मुक्त भी होंगी यानी लयबद्धता भी होगी उसमें, और छंदबद्ध भी होगी, छंद से मुक्त भी होगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी भाषा एवं अभिव्यक्ति में लोक जीवन के प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। जब इनकी भाषा और अभिव्यक्ति में, याद रखना, भवानी प्रसाद मिश्र ने, याद रखना, स्नेह शपथ एक रचना है इनकी, स्नेह शपथ। कौन सी रचना है? स्नेह शपथ। कविता में संसार में स्नेह बांटने की सीख दी है। ठीक है। एक तो कौन सी? कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, बहुत अच्छी रचना है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। संपूर्ण कविता पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाएं, और सतपुड़ा के घने जंगल मैंने इसी लय में आपको पढ़ाया है, एक एक लाइन बाय लाइन। नेट के लेवल से, या अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए क्लास होगी, जाके वो पढ़ें जरूर। वाणी की दीनता एक इनकी रचना है, वाणी की दीनता। टूटने का सुख, गीत फरोश, इनकी चर्चित कविताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चित कविताएं। शकुंत माथुर, ये आ गई शकुंत माथुर। इन्होंने कहा कि हमसे और कुछ तो नहीं होगा, मैं कुछ रचना लिख दूंगी। हमने कहा लिखो भाई। तो 1922 चांदनी चूनर इन्होंने लिखी, 60 में चांदनी चूनर, चांदनी चूनर। अभी और कुछ छाछठ, लहर नहीं टूटेगी 1990। तो चांदनी अभी लहर में है, याद रखना, शकुंत माथुर ने कहा था। इंपॉर्टेंट, माथुर हैं यार, बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। नरेश मेहता, इनका जन्म 1922 में और जो है मृत्यु 2000 में, अभी 25 साल पहले ये गए। इन्होंने एक रचना है मुक्तक काव्य लिखा, वन पाखी सुनो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन पाखी सुनो 1957 में। अब बोलने दो चीड़ को 61 में लिखा है। वन पाखी सुनो 57 में, बोलने दो चीड़ को 61 में। वन पाखी सुनो 57 में, बोलने दो चीड़ को 61 में। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा समर्पित एकांत, ये कब लिखी गई है? 63 में। उत्सवा कब लिखी गई है? 1979 में। तुम मेरा मौन हो 1982 में। अरण्या, बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, अरण्या 1985। अरण्या कब लिखी गई है? 1985। अरण्या कब लिखी गई है? 1985। आखिर समुद्र से तात्पर्य, याद रखना, 1988। पिछले दिनों नंगे पैरों 1989। चैत्या कब लिखी गई है? 93। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं की रचना है। ये मुक्तक काव्य है, याद रखना, मुक्तक काव्य। वन पाखी सुनो, वन पाखी पूछी जा चुकी है, याद रखना, नरेश मेहता की, और अरण्या भी पूछी जा चुकी है। खंड काव्य में ये तो सभी रचना पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती है। एक तो इनके संशय की एक रात, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। संशय की एक रात 1962। महाप्रस्थान ये 1964 में खंड काव्य है। प्रवाद पर्व 1977 में। सबरी इनकी पूछी जाती है 1977 में। प्रार्थना पुरुष 1985। ठीक है, ये सब खंड काव्य हैं, किनके हैं? नरेश मेहता के। इंपॉर्टेंट है। इनकी आरंभिक कविताओं में, याद रखना, इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक, याद रखना, ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। याद रखना, इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। बात समझ में आ गई? प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सप्तक, याद रखना, दूसरा सप्तक में संग्रहित इनकी कविता किरण धनुए, याद रखना, किरण धेनुए, चाहता मन, उषस, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उषस में उपयुक्त बिंबों प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ये आपसे पूछा जा चुका है, इनकी कौन सी सबसे ज़्यादा रचना बिंबों में प्रभावित है, बिंबों से, तो उषस रचना है इनकी। कौन सी? उषस। इंपॉर्टेंट है। इनके बिंबों में, याद रखना, इनके बिंबों में सौंदर्य क्या है? सौंदर्य और ताजापन है। सौंदर्य और क्या है? ताजापन है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सप्तक, याद रखना, कि अपने वक्तव्य में अपनी
कविताओं के संदर्भ में वह कहते हैं कि अपनी कविताओं में वह आग लिखना चाहते हैं। अरे भाई, ज़्यादा कविताओं में आग लिखोगे आग ही लग जाएगी। ठीक है, कविताओं में क्या लिखना चाहते हैं? आग लिखना चाहते हैं। कौन? बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे सप्तक में ये कहते हैं। ये रचना इनकी जो है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी नाट्य शैली में लिखी गई। इनकी रचना ये नाटक शैली में कविता लिखी गई। नाटक शैली में जानते हो, एक व्यक्ति बोलता है, एक सुनता है, इस प्रकार की। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। यही आपसे बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सी कविता है निम्न में से कि राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है? तो संशय की एक रात, वही बात है। जैसे उनकी निराला की राम की शक्ति पूजा एक रात की है, उसी प्रकार से इनकी संशय की एक रात की, जो उनके मन में एक दिन संशय उठा था, ठीक है, द्वंद्व उठा था, उसी का चित्रण किया गया है। क्या बात है। समय के देवता कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण तत्व है। इनकी एक रचना है समय के देवता। समय के देवता मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है, ये खुद कहते हैं। इससे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता कही है। ठीक, इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। एक बात, इसमें विलंबित बिंब का विधान भी किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, इस कविता पर वैदिक बिंबों का स्पष्ट भी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलो, हरिनारायण व्यास 1923 में आए थे, मृत्यु 2013 में, अभी भी गए हैं ये। मृग और तृष्णा इनकी रचना है 1968 में। त्रिकोण पर सूर्योदय 1980। याद रखना, बरगद के चिकने पत्ते और आउटर पर रुकी ट्रेन, बहुत अच्छी बात है। इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे, आउटर पर रुकी ट्रेन से। जब रुक जाती है और आपको जल्दी हो, ठीक है, तो सोचते हैं कब ये गाड़ी आगे छूटेगी, पर वो आउटर पर रुक गई है तो रुक गई है, पूरी रात कट गई है, पूरा दिन कट गया है। यही है, उसी के बारे में लिखा है। इतना फ्री थे ये, ठीक है, कि आउटर पे ट्रेन में बैठ के जब फ्री होंगे तो लिख दिया। उन्होंने कहा कि आउटर पे ट्रेन रुकी है तो आज लिख ही देते हैं। ठीक है, तो बरगद के चिकने पत्ते इन्होंने ही देखे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि बरगद के चिकने बरगद के चिकने पत्ते देखें। ये हम यहाँ पे व्यंग्य नहीं कर रहे हैं, पर बहुत अच्छी रचना है। ठीक है, बहुत अच्छी रचना, सब लोग पढ़ना इसको। ठीक है, उठे बादल झुके बादल, क्या बात है, कितना सूक्ष्म दृष्टि है भाई इस कवि की। उठे भी बादल देख रहा है और झुके बादल देख रहा है। एक नशीला चांद, हम अभी चांद सुबह शाम देखते हैं, हमको पता नहीं चला वो किस टाइम नशीला होता है। तो एक नशीला चांद, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती, हाँ, अब इनकी रचना आती है धर्मवीर भारती। 1926 में, मृत्यु 1997 में हुई। इनकी एक रचना आती है ठंडा लोहा, 1952 में लिखी गई है। याद रखना, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा कभी देखा है आपने? लोहा ठंडा कि गर्म ही लोहा देखा? कनुप्रिया 1959 में, याद रखना। 7 गीत वर्ष 1959। देशांतर 1960। सपना अभी भी 63। आद्यंत 1999। ठंडा लोहा 52, कनुप्रिया 59, 7 गीत वर्ष 59, देशांतर 60, सपना अभी भी 93, आद्यंत 99। बात समझ में आ गई? ठंडा लोहा 52, कनुप्रिया 59, 7 गीत वर्ष 59, देशांतर 60, सपना अभी भी 63, आद्यंत 99। वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्ति स्वतंत्र इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है, याद रखना। व्यक्ति की स्वतंत्रता, वही बात है, व्यक्ति की स्वतंत्रता इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। इंपॉर्टेंट। आलोचकों ने, याद रखना कि आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह, याद रखना, ठंडा लोहा को कैशोर भावुकता, याद रखना, कैशोर भावुकता का काव्य कहा है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह जो है ठंडा लोहा को कैशोर भावुकता का काव्य कहा है। प्रेमपथ्य एक यूनानी पौराणिक पुरुष है, याद रखना, प्रेमपथ्य एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। यह लंबी कविता है। राधा कृष्ण की, याद रखना, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन कनुप्रिया काव्य संग्रह में किया गया, याद रखना। ये पूछा जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किस में किया गया है? कनुप्रिया में किया गया है, जो काव्य संग्रह है। और देशांतर जो है ये विदेशी कविताओं का संग्रह है। देशांतर विदेशी कविताओं का
संग्रह है। आज प्रयोगवाद भी समाप्त हो जाएगा। रघुवीर सहाय अगले आते हैं। रघुवीर सहाय 1929, मृत्यु 1990। ठीक है। सीढ़ियों पर धूप में 1960, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में 1960। आत्महत्या के विरुद्ध, याद रखना, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, आत्महत्या के विरुद्ध 1967। हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975। लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों 1989। एक समय था 94, इम्पोर्टेंट है, एक समय था 94, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं भाई रघुवीर सहाय, इनकी रचना पूछी जाती हैं। सीढ़ियों पर धूप में पूछेगा, आत्महत्या के विरुद्ध तो आपसे रचना पूछे, हंसो हंसो जल्दी, ये तीनों रचना आपको याद रखना है। देखो, सीढ़ियों पर धूप में 60 में, आत्महत्या के विरुद्ध 67, हंसो हंसो जल्दी 75। ये बात भाई इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है इसको आप तो अलग करोगे ही, ऐसे करके इम्पोर्टेंट है। सीढ़ियों पर धूप में, देखो सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? रोमानियत का प्रभाव है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त याद रखना, इसके अतिरिक्त उनके अन्य कविता संग्रहों में नए कला प्रयोगों तथा रोमानियत मुक्त राजनीतिक व सामाजिक विमर्श की कविताएं मिलती हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्महत्या के विरुद्ध, याद रखना, आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने क्या लिखा है कि यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले बीटनीकों और आकवितावादियों के विरुद्ध भी है, आकवितावादियों के विरुद्ध भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रघुवीर सहाय ने मेरा प्रतिनिधि, याद रखना, मेरा प्रतिनिधि कविता राम मनोहर लोहिया, याद रखना, राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी थी। रघुवीर सहाय ने मेरा प्रतिनिधि जो कविता है वो राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी थी। कहाँ? राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कविता के संदर्भ में रघुवीर सहाय के महत्वपूर्ण कथन भी है, ये भी याद रखना है। क्या क्या कथन है? कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह, विचार वस्तु कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन आवश्यक है। कोई ही इस पलायन को सूरजपूर्वक निभा पाते हैं। वर्तमान से मुक्त होने का प्रयोजन कालातीत होता है, मृत जीवन का भूत बनना नहीं। ठीक है, रघुवीर सहाय के संदर्भ में विद्वानों के कुछ मत हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम वह किया कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभा मंडल से कविता से मुक्त किया है। उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मी साक्षी बनाया है, आत्मी साक्षी बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर पांडे। मनुष्य जीवन की नियत को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, कर्म का केंद्रीय तत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म का केंद्रीय तत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। रामस्वरूप चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट। रामस्वरूप चतुर्वेदी। राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास तौर से ऐसे परिवेश में जहां साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। ये भी कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक, आगे फिर बढ़ते हैं तो भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा जो है संस्पर्श होता है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं तीसरे सप्तक के कुछ कवि हैं, ये भी देखते हैं। विजय देव नारायण शाही 1957 में आए थे। ठीक, 1927 में जन्म, 1927 में
जन्म 1982 में मृत्यु। ठीक है, अब देखते हैं साखी। अब देखो साखी कबीरदास की है, वो बीजक का भाग है, साखी सबत्र मैंने। ठीक, यहाँ पे है साखी। इन्होंने विजय देव नारायण शाही ने साखी एक कविता लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो 1983 में लिखी गई थी। एक है मछली घर जो 1966 में, संवाद तुमसे 1990, याद रखना संवाद तुमसे 1990, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज़ हमारी जाएगी, आवाज़ हमारी जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवाज़ हमारी जाएगी। ठीक है, आवाज़ हमारी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो कुंवर नारायण। कुंवर नारायण देखो 1927 और 1917, 1927 अरे 1917 2017, सन हटाइए, सन हटाइए, ये सन 2017 होना चाहिए, कुंवर नारायण का 2017 हो सकता है। ठीक है, चलो चक्रव्यूह याद रखना कब लिखी गई है, 56 में, बस इनके जन्म में हो गया, अब सब में नहीं। परवेश हम तुम 61 में आई है, अपने सामने 79 में, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 में आई कुंवर नारायण। हाशिए का गवाह ये 2009 में आई है, इम्पोर्टेंट है ये। सीमाएं दूरियां 2017, ये अनुदित रचना है, अनुदित रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इनकी प्रबंध काव्य जो इनकी रचना है ना, प्रबंध काव्य 1965 में थी। ये आपसे पूछी जाती है खूब, आत्मजयी किसकी है, आत्मजयी किसकी है भाई, आत्मजयी किसकी है रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है कुंवर नारायण की। ठीक है, वाज श्रवा के बहाने 2008 में, ये भी याद रखना। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने याद रखना कि आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मजयी का केंद्रीय विषय याद रखना जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद याद रखना, कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मजयी की जो कथा वस्तु है कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मजयी में याद रखना, आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों, कौन से बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया, कैसे बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आ जाते हैं 1927 में, मृत्यु 1983 में। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। काठ की घंटियाँ 1959 में लिखते हैं ये। बांस का पुल 63 में, एक सोनी नाव 66 में, गर्म हवाएं 69 में, कुआनो नदी बहुत बार पूछी जाती है 73 में, जंगल का दर्द 76 में, खूटियों पे टंगे लोग 82 में, कोई मेरे साथ चले कहाँ चले 85। मुख्य रूप से किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, याद रखना। मुख्य रूप से किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीतिक कविताएं लिखी हैं, ग्रामीण परिवेश एवं सरल भाषा के कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी चर्चित कविताएं अगर देखा जाए तो अह से बड़ी हो तुम, विगत प्यार लिपटा रजाई में, वाह भाई वाह। मैंने कब कहा, मैंने कब कहा, काफ़ी हाउस में एक मेलो ड्रामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो केदारनाथ सिंह आते हैं 1934 में, मृत्यु 2018 में। इन्होंने कहा कि अभी ज़मीन पक रही थी, यहाँ से आकर तुम देखो। ठीक है, मेरे साथ सारस है उत्तर कभी बाग लंबी कविता। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, 60 में आई थी, केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ अग्रवाल अलग हैं, केदारनाथ सिंह अलग हैं, अभी याद रखना। ज़मीन पक रही है, अच्छा बहुत अच्छी, 1980। यहाँ से देखो ये पूछी जा चुकी है 1983 में, ये रचना पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट में, दिसंबर वाला पेपर उठा के देखिए। अकाल में सारस 88, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 95, बाघ जैसी लंबी कविता 1996, अच्छा वाह वाह। तालस्ताय और साइकिल 2005, ये तो खैर हमारे में लगी हुई थी केदारनाथ सिंह की। सृष्टि पर पहरा, तालस्ताय साइकिल चलाते चलाते एक दूसरे के घर में घुस जाते हैं।
सृष्टि पर पहरा 2014 और मतदान केंद्र पर झपकी। अरे वाह भाई वाह, यही है बीजेपी के लिए लिखा है इन्होंने। ठीक, अगर मतदान केंद्र पर थोड़ी सी झपकी आएगी तो वोट सीधे बीजेपी को जाएगी। ठीक है, 2018 की बात है ये। इसका मतलब 2014 में ही मोदी आया था। ठीक है, और मोदी जी आए थे और उसी पर इन्होंने 2018 में लिखा है। 10 मंच, 10वीं इनकी रचना है मंच और मचान, जो कि लंबी कविता है। ठीक है, बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद में कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। बहुत अच्छी बात है, ना जोड़ा होता तो हम लोग क्या करते। मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के कवि हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, द्वंद्व यही ऐसे ही बने रहे। कविता में बोल चाल की भाषा तथा उनकी क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थिति है। हाँ, ये तो पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। अपनी प्रवृत्ति कविताओं में याद रखना, बिंब इंपॉर्टेंट है भाई। बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में भी बिंब को अत्यधिक महत्व देते हैं। ठीक है, सुई और धागे के बीच में कविता में माँ का जो है ममत्व एवं परिवार के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। ठीक है, केदारनाथ सिंह के प्रतिनिधि कविताएं बनारस, याद रखना पूछी जा चुकी है, बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता एवं फर्क नहीं पड़ता, ये केदारनाथ सिंह की रचना है। तो ये हमारा था भाई प्रयोगवाद, जो कि हम आराम से जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बार दो बार देखें, ठीक है, और बार बार देखेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होते सुजान, डसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। ठीक है, तो जितनी बार देखोगे तभी वो याद होगा। सोचो कि रचनाएं कोई एक बार में, देखो कब इन पे कितना भी मैं गाना बना लूँ, पर ये बहुत है। साहित्य अपने आप में एक क्या, मैं तो कहता हूँ साहित्य शब्दों का जाल है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। साहित्य समाज का दर्पण रामचंद्र शुक्ल ने बनाया। हमारे अंदर थोड़ी सी गुस्सा, हमने कहा साहित्य शब्दों का जाल है। ठीक है, तो जितना पढ़ते जाओगे उतना वो कम पड़ेगा। नहीं तो जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करो। जितना हम दे रहे हैं आपको, इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। JRF, LT ग्रेड, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं सब हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप हमारे साथ बने रहें और आगे भी क्लास में आप आएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।